हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो आज हम लोग भाई आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 22 जनवरी 2019 का जो कि सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर भी आप लोगों के 50 क्वेश्चन जीके के, ठीक है, 50 के 50 क्वेश्चन हम जीके के डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनका एक्सप्लेनेशन, इनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आप लोगों को दूंगी। तो अपने नोट्स बनाते जाओ भाई। और आई होप जो आपका आरपीएफ का एग्जाम होगा उसके अंदर आपको जीके यहीं से 70 से 80% जीके इन्हीं सेट्स में से देखने को मिल जाएगी। इसीलिए प्रीवियस ईयर का फायदा होता है, क्योंकि जीके अब इससे रिलेटेड देखो हम 3-4 और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करेंगे तो एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देगा, और यहीं से देगा, है ना। तो ये सीरीज आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाली है। आप लोग सारी वीडियोस को ध्यान से देखा करो, सारी क्लासेज अच्छे से अटेंड किया करो, अपने प्रॉपर नोट्स बनाया करो, एक स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी किया करो, यूं फॉर्मेलिटी मत किया करो, ओके। और ये जो क्लास है ये अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दो। जो भी बच्चे जिस भी एग्जाम, जीके तो हर पेपर में आएगी, जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दो ताकि किसी और का भी भला हो जाए और मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई मेरी वजह से बच्चों की थोड़ी बहुत तैयारी में हेल्प हो रही है, तो मुझे भी अच्छा फील होगा। और अपना फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट के अंदर, कमेंट करके बताया करो कि हाँ मैम। और आज है ना एक काम करना सारे बच्चे, 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 में से ना जैसे आंसर नहीं दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, तो अपना आंसर नोटबुक पे लिख लो कि आपने ये आंसर बताया है, फिर उसको चेक करना। 50 में से जो आपका स्कोर आएगा वो मेरे को बताना, फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम मेरा 50 में से इतना स्कोर रहा है। हर एक बच्चा बताएगा आज ये बात। चलो शुरू करते हैं फिर अपना फर्स्ट क्वेश्चन। रसोई के बर्तनों पे नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। रसोई में बर्तन होते हैं, उन पे नॉन स्टिक कोटिंग की जाती है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगाया जाता है, तो उस प्लास्टिक का नाम क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल प्लास्टिक सुटेबल फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन किचन अटेंसिल्स। तो आंसर मेरे हिसाब से आपने अपना नोटबुक पे लिख लिया है, ओके। तो चलो अभी कैसे याद करना है, बर्तनों के अंदर जो रसोई में बर्तन होते हैं उन पे अपना टिफिन भी होता है। टिफिन होता है ना, खाने वाला टिफिन है, पैक करके लेके जाते हैं हम लाइब्रेरी में, एकेडमी में, तो वो टिफिन होता है। तो वहीं से याद हो जाएगा टेफ्लॉन। क्या बोला मैंने, टिफिन। टिफिन से क्या याद हो जाएगा, टेफ्लॉन, ठीक है। और ये टेफ्लॉन है ना, ये डुपोंट द्वारा, क्या बोला मैंने, डुपोंट द्वारा विकसित PTFE का ही ब्रांड है। क्या है ये, डुपोंट द्वारा विकसित PTFE का एक ब्रांड है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छे से माइंड में सेट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए भाई, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। हाउ मेनी जोडियक साइंस आर मेंशन इन द सोलर कैलेंडर। सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्र हैं। तो आंसर आपने लिख लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 12। कितने राशि चक्र हैं, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कौन से हाई कोर्ट के अंडर में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या देंगे आप लोग, इसका राइट आंसर आपने लिख लिया, मेरे हिसाब से लिख लिया होगा। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ग्रुप कम अंडर ज्यूरिसडिक्शन एरिया ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। तो किसके अंडर में आता है, ये कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर में आता है। और इसके अंडर में एक तो पश्चिमी बंगाल आता है आपका, है ना, और एक अंडमान निकोबार आ जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोगों की, तो 2 जुलाई, क्या बोलेंगे, 2 जुलाई 1862 को हुई थी भाई। अच्छे से नोट कर लो कॉपी में, 2 जुलाई 1862 को, ठीक है। ये क्लियर विजिबल नहीं है मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं, ओरली मैंने आपको बता दिया, आपको पता लग गया ना कब हुई थी इसकी स्थापना, 2 जुलाई 1862 को। सारे बच्चे अपना नोट कर लो भी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी बताओ, सोचो। नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014 या फिर 1 दिसंबर 2014। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 जनवरी 2015,
ठीक है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके स्थान पे आया था? तो आप लोग बोलेंगे ये आया था आप लोगों का योजना आयोग के स्थान पे। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। और दूसरी बात, इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है? तो आप लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री होता है। इसके अंदर एक उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग नोट रखेंगे। और नीति की फुल फॉर्म, नीति की जो फुल फॉर्म है वो कई बार एग्जाम में देखने को मिली है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होता है नीति की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द प्रोपोज्ड नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोच लिया होगा आपने मेरे हिसाब से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर होगा। 14 मार्च 2018 को इसका शिलान्यास कर दिया था भाई। 14 मार्च, एक सेकेंड, 16 मार्च, ठीक है, 16 मार्च 2018 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? द मेथड ऑफ रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ वर्ल्ड करेंसी वो स्टार्टेड बाय। जो वर्ल्ड करेंसी है उसको एक्सचेंज करने का जो मेथड है वो किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शुरू किया था। किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या भाई? ये है ना एक इंटरनेशनल संगठन है आपका, इंटरनेशनल संस्था है। और ये क्या करती है? अपने जो इसके सदस्य साथी देश होते हैं ना, उसके जो इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी कि जो उसकी आर्थिक स्थिति है, उस पर एक नजर रखने का काम करती है ये। और अपने जो इसके अंडर में जितने भी देश आते हैं उसको टेक्नोलॉजी के आधार पे या फिर इकोनॉमिक मतलब पूरे तरीके से उसकी हेल्प करने का काम करती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अभी निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद के द्वारा लिखा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक वॉज रिटन बाय सागा वेद व्यास? तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? ऋषि वेद व्यास ने क्या लिखा था? आप लोग बोलेंगे महाभारत लिखा था। क्या लिखा था? महाभारत। इसको लिखने में ना पूरे 3 साल लगे थे। कितने साल लगे थे? पूरे 3 साल लगे थे महाभारत को लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड? तो राजीव गांधी है या अर्जुन पुरस्कार है या द्रोणाचार्य पुरस्कार है या ध्यानचंद पुरस्कार है? तो इसके अंदर आप लोगों का जो राजीव गांधी पुरस्कार है ना वो सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है। और जो ये भारत के पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते थे राजीव गांधी जी, उनके नाम पे ये रखा गया था। और इसमें क्या क्या दिया जाता है? एक तो आपका मेडल हो जाएगा और एक आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। और पहले तो इसके अंदर क्या था आपका 7.5 लाख 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। बट अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? इसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया है। अब 25 लाख की राशि दी जाती है इसके साथ। तो इस चीज को भी ध्यान रखना कि राजीव गांधी पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख दी जाती है। पहले कितनी दी जाती थी? 7.5 लाख दी जाती थी। राजीव गांधी जी के नाम पे है। ओके, तो ये कर लेना। अर्जुन पुरस्कार आप लोगों का किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी बताइएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोच, बेस्ट कोच होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? हु कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन दिसंबर 1953? तो किसने किया था भाई 1953 में राज्य पुनरायोग का गठन? शांता कुमार ने, रंगराजन ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दिलीप सिंह भूरिया ने। किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द बुक अष्टाध्यायी रिटन बाय पाणिनि? तो ज्योतिष आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा, व्याकरण आएगा या अंक गणित आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी बताओ। पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? पाणिनि। तो क्या हो जाएगा? ये ग्रामर से व्याकरण। ठीक है, संस्कृत, खासकर संस्कृत के क्षेत्र में जो व्याकरण है वो इसका एक बहुत ही पुराना ग्रंथ है। इसके अंदर है ना 8 अध्याय हैं। कितने हैं? इसके अंदर 8 अध्याय हैं और उसमें 4-4 पद हैं हर एक के। ठीक है, और कुल मिला के सब कुछ मतलब 4000 सूत्र हैं उसके अंदर। ये चीज ध्यान रखना। सूत्रों की संख्या कितनी है? 4000 सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष शब्द को। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा था? अभी प्रस्तावना में है ना सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है।
प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो कौन सा था आपका, जो 42वां संशोधन था ना, और 42वां संशोधन कब, 1976 के अंदर। ठीक है, तो जो 42वां संशोधन था वो वही था। इसमें क्या हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या शब्द जोड़े थे, एक तो धर्मनिरपेक्ष है अपना, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष के अलग एक समाजवादी जोड़ा गया था, और एक राज्य की एकता और अखंडता जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द पहले प्रस्तावना में नहीं थे। पहली बात तो ये, एग्जामिनर अगर पूछ ले कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे एक बार। कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। और इसके अंदर कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो ये चीज ध्यान रखना, एक तो धर्मनिरपेक्ष था, एक आप लोगों का समाजवादी था, और एक आप लोगों का अखंडता था। तो ये सारे वर्ड लिख लेना, तीनों के तीनों। पेपर में जैसे मान लो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, कुछ ऐसा वर्ड दे देंगे ऑप्शन में, मान लो कुछ भी 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से ये पूछ लेंगे भी इनमें से कौन सा जोड़ा गया था। तो आप लोग तीनों वर्ड्स को ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहता है, क्या कहा जाता है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या त्वरण एक्सिलरेशन, या फिर कोणीय गति एंगुलर मोमेंटम, या फिर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसका क्या राइट आंसर देंगे, त्वरण बोला जाता है। त्वरण क्या बोला जाता है, किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो जाए तो उसको त्वरण बोलेंगे। इसका जो मात्रक होता है ना, ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी राशि है, तो ये सदिश राशि है। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। ब्रिटिश जलवायु में जो वनस्पतियां उगती हैं उनकी क्या विशेषता होती है, वो नुकीली घास के मैदानों में होती है, या रेगिस्तानी वनस्पति होती है, मिश्रित वन होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं, बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा, पर्णपाती इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे पतझड़ की उपस्थिति के कारण वहां पे लकड़ी उद्योग है ना, तो लकड़ी उद्योग से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटियां होती है वहां पे, और बारिश में भी वहां पे बहुत ज्यादा बारिश, सर्द ऋतु में भी वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए उसको तुल्य जलवायु या ब्रिटिश जलवायु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तुल्य जलवायु या फिर ब्रिटिश जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। वेस्टर्न साइक्लोन्स ओरिजिनेट, क्या बोला इसने, पश्चिमी चक्रवात। तो पश्चिमी चक्रवात कहाँ से आते हैं अभी, कैस्पियन सागर से आते हैं, या मेडिटेरियन से आते हैं, या फिर लाल सागर क्षेत्र से आते हैं, या फिर अरब क्षेत्र से आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का भूमध्य सागर, यानी कि मेडिटेरेनियन। ठीक है, भूमध्य सागर से आते हैं, मेडिटेरेनियन। और कहाँ पे होते हैं ये, मोस्टली बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, ये हो जाएगा। और उसके बाद ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं। क्या बोला मैंने, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, और इसी कारण से ही ये पूर्वी घाट से टकराते हैं, और फिर वहाँ पे बारिश हो जाती है। क्लियर, तो मेडिटेरेनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति वहाँ से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट है भाई, जो आपका बोरबरी पत्ती के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने अधिकतम हो सकते हैं। बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ओके, ये क्वेश्चन कर लेना क्योंकि आपकी मैम साइंस में थोड़ी सी हाथ तंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए। ठीक है, ये वायरस के द्वारा होता है और फैलने वाला लीवर के संक्रमण से फैलता है। ये लीवर के अंदर लीवर का ही संक्रमण होता है, और इसको टीके से रोका भी जा सकता है। ठीक है, और अगर मान लो ये जिसको हो जाए ना, तो फिर क्या होता है, दूषित भोजन या पानी या संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर संपर्क वगैरह में आ जाए तो उसको भी हो जाएगा ये रोग। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है आप लोगों के, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु प्रदेश के कुडनकुलम, एक तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है वहां पे, है ना, उसके अंदर 1000 मेगावाट
का विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट है। पहले में तो बस इतना ही याद कर लेना कि तमिलनाडु के कुडनकुलन में, ठीक है, 1000 मेगावाट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किसके रूप में विकसित होता है? एक्स गुणसूत्र की बात हो रही है। एक्स वाला मादा से रिलेट करता है, वाई वाला पुरुष से रिलेट करता है, नर से, ठीक है। तो एक्स की बात हो रही है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मादा शिशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मादा शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? वित्त आयोग की बात हो रही है तो अनुच्छेद 280 क्या हो जाएगा? 280 हो जाएगा, वित्त आयोग से संबंधित, ठीक है। और 6 अप्रैल जो ये वित्त आयोग है इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 6 अप्रैल 1952 को। और किसकी अध्यक्षता में? के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में। क्या बोला मैंने? के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 280 वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका राइट आंसर आएगा वालरस का नियम। क्या? वालरस का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई थी जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? क्या बोल रहा है? किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। क्या हो जाएगा? 1992 इसका राइट आंसर है। नोट कर लो सारे बच्चे नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था एक दिन, कि भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा विभूषण होता है, इससे छोटा भूषण होता है, इससे छोटा पद्मश्री होता है, ठीक है। तो भारत रत्न सबसे बड़ा है और इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी, ठीक है, 2 जनवरी 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना की गई थी? एसटी आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 338। आर्टिकल नंबर 338 के अकॉर्डिंग एसटी आयोग की स्थापना की गई थी। 338, ठीक है, 338 एसटी आयोग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसएस तारोपार समिति। एसएस तारापुर समिति है जो कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है। भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका? चेन्नई, ठीक है। दक्षिण क्षेत्र का पूछा है ना, तो चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है? राज्यपाल की पूछा है तो राज्यपाल के लिए हो जाएगा 35 साल की। क्या? 35 साल से कम साल का नहीं होना चाहिए अगर उसको राज्यपाल बनना है तो। भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी पद पे नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? किसकी बात हो रही है? राष्ट्रकूट राजवंश की। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आ जाएगा दंती दुर्ग। क्या आ जाएगा? दंती दुर्ग ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित किया था, हराया था। उसके बाद राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है, ओके। और इनका ही एक उत्तराधिकारी था कृष्ण प्रथम। कौन था? कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग का ही उत्तराधिकारी था कृष्ण प्रथम, जिसने कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का क्या किया था? निर्माण किया था। तो ये चीज भी याद रखना, क्या था आप लोगों का? कृष्ण प्रथम, इसी का एक उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम, और इसने एलोरा के अंदर, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ। किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? कौन सी? उकाई बहुउद्देशीय। उकाई, तो उकाई कहाँ पे है? गुजरात में। उकाई कहाँ पे है? गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थकरों में से अंतिम माना गया है? 24 जैन तीर्थकर थे, उनमें से अंतिम कौन था? तो महावीर इज द राइट आंसर। लास्ट तीर्थकर कौन था? महावीर था, जो कि 24वें थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। पहले नंबर के तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव तो पहले नंबर वाले थे, महावीर थे लास्ट वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में ही मौजूद है? तो इनमें से कौन सा है भाई जो केवल पादप कोशिकाओं में ही मौजूद है? वो हो जाएगा लवक। क्या हो जाएगा? लवक। लवक पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के रूप में पाए जाने वाले गोलीय अंडाकार रचना है। इसमें पादपों के लिए मुख्य महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। हरित लवक नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेरिस शहर किस नदी के किनारे है? तो पेरिस शहर किस नदी के किनारे है? सोन नदी के किनारे। किसके? सोन नदी के किनारे है पेरिस शहर। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी आप लोगों की गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। इन्होंने सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पूछा है तो दिल्ली इज द राइट आंसर, है ना। कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं तो दिल्ली इज द राइट आंसर। अगर पूछ लिया जाए कितना है तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स किससे संबंधित है? क्या बोला है? इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा घुड़सवारी से। किससे? घुड़सवारी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो आवर्ती इज द राइट आंसर। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है आवर्ती। आवर्ती कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवर्ती बोलते हैं। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। याद कर लेना, अच्छे से पेपर में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, बोलीविया की राजधानी बताओ भाई। बोलीविया की राजधानी क्या है? सुक्रे। क्या है? सुक्रे। बोलीविया की राजधानी है सुक्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो मुद्रा बाजार किसको बोलेंगे? कार्यशील पूंजी बाजार को। किसको बोलेंगे मुद्रा बाजार? कार्यशील पूंजी बाजार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आवाज का उत्पादन डैश में कंपन के कारण होता है। आवाज का उत्पादन किस में कंपन के कारण होता है? तो स्तवर रज्जु में कंपन के कारण, वोकल कॉर्ड्स में कंपन के कारण मानव की आवाज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पे लागू है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य पे कौन सा अनुच्छेद लागू था? तो आप लोग बोलेंगे अनुच्छेद नंबर ए और अनुच्छेद नंबर 370, जो कि अब नहीं है, इसको हटा दिया, तो इसको कैंसिल करो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंग्रोव वन के बारे में बहुत पूछा जाता है। सुंदरवन डेल्टा में। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? सुंदरवन। कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल के अंदर। बंगाल और इसके ये भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है भाई। यहाँ के नरभक्षी बाघ जो है उनको बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों का सबसे पहले किस देश में तैयार किया गया था? कबड्डी के नियम महाराष्ट्र में तैयार किए गए थे। कबड्डी के नियम कहाँ पे तैयार किए गए? महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको याद कर लेना कि इस खेल को दक्षिण में चेडुगुडू और पूर्व में हुतुतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? स्टंप भी है, पॉपिंग क्रीज भी है, बॉलिंग क्रीज भी है, स्टीपल चेज नहीं है भाई। स्टीपल चेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? हॉकी के बारे में पूछ रहे हैं तो स्काइकिंग इज द राइट आंसर। ठीक है। स्कीइंग इज द राइट आंसर है। ये बर्फ पे यात्रा करने वालों के लिए होता है, ये हॉकी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो माजुली द्वीप भी असम में है ना, है ना। तो माजुली उत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा? असम में मनाया जाएगा। कहाँ? असम में। इसके अंदर 3 दिन कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। किलोग्राम प्रति घन मीटर में क्या दर्शाया जाता है? घनत्व इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। सारनाथ में सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए एक राजस्व व्यय नहीं है? तो टैक्स कलेक्शन उसके लिए राजस्व व्यय नहीं है भाई, सब्सिडी भी है, ब्याज भुगतान भी है, रक्षा व्यय भी है, लेकिन क्या कर जो संग्रह है वो उसका राजस्व खर्चा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास, छठी अनुसूची के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन आपके जीके के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिस्ट्रल। रोन घाटी से जो ठंडी और शुष्क हवाएं आती हैं उसको क्या बोला जाता है? मिस्ट्रल इज द राइट आंसर। और ये हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आगे आप लोगों को जीके का रीजनिंग का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आज वाली क्लास यहीं पे ओवर करते हैं हम, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर दिया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।